गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2 ही चल रही है। लास्ट पोर्शन बाकी है। ओके, इसमें नंबर 9 थोड़ा लेंदी है, थोड़ा समझना है उसके अंदर। आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आज के वीडियो में चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। तो इसी के साथ मैथ्स के हमारे 3 चैप्टर भी क्या हो जाए, ख़त्म। व्हाट इज़ नंबर 9? 9 क्या है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, समझने लायक सम है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर ध्यान देना पड़ेगा। आर इज द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, मतलब कि वैल्यू हम एन की ही ले सकते हैं। आर करके ब्रैकेट में लिखा है ए बी, और बोला है ए और बी दोनों एन में से लेने हैं। ए बी बिलोंग्स टू एन, बट तुम्हारा ए है ना वो बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, दैट मीन्स मैं बी 1 लूँ तो ए बी का स्क्वायर 1 होगा, बी 2 लूँ तो ए 2 का स्क्वायर 4 होगा। इस तरह की सिस्टम होनी चाहिए, ऐसे चूज करने हैं नंबर। ठीक है, अब 3 केसेस है उसके अंदर वेरीफाई करने के। तो नंबर 1 ऐसा है, A, A belongs to R for all A belongs to N. A, belongs to A belongs to R. ये R में होना चाहिए। For all A belongs to N, सभी A belongs to N के लिए। चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ऐसी डिमांड की है कि तुम्हारे दोनों कंपोनेंट A, दैट मीन्स क्या सेम होने चाहिए। क्वेश्चन भूल जाओ, पहले तो मेरा जो भी आंसर आएगा ना वो ए बी के फॉर्म में आएगा। पहला कंपोनेंट A रहेगा, दूसरा B। दूसरी चीज, मैं कंपलसरी सब कुछ N में से ही लूंगा तो कोई नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो में चॉइस ही नहीं कर सकता। मेरे पास ओनली एंड ओनली नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट है, तो नीट एंड क्लीन वैल्यू आएगी जो भी लूँ वो। दूसरा केस। तीसरा, मैं ऑलवेज ये ऐसा चूज करूंगा कि बी का स्क्वायर हो, तो मैं पहले बी डिसाइड करूंगा। अगर मेरा बी 2 तो ए 4। ओके, चलो। तो ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि ए कॉमा है, उसका मीनिंग कि तुम्हारे पास ए बी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, कि सही है कि गलत है। सपोज, तो एज लाइक एग्जाम्पल कि मैं ऐसा लेता हूं b1 ले लूं तो a क्या है? b का स्क्वायर, दैट मीन्स b का स्क्वायर 1। तो जब b1 लिया तो ab क्या मिला? 1 मिला। तो आंसर में पहले a b, ओके, दोनों सेम आए। बोले थे a, का मीनिंग ऐसा कि दोनों सेम आने चाहिए। तो 1 1 बिलोंग्स टू r। ओके, तो ये राइट है। फिर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अब b इज 2 ले लूं तो a है वो b का स्क्वायर है तो 4 आएगा। तो पहले a लिखो तो a 4 एंड b 2, क्या दोनों सेम है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू r हो गया। क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू r अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कि हमें ऐसी चीज चूज करनी है कि दोनों कंपोनेंट सेम रहे। तो मैंने 1 लिया तो कंडीशन सेटिस्फाइड, जब 2 लिया तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। जब मैं 3 लूँ तो 3 और 9 नॉट सेटिस्फाइड, 4 ले लूँ तो 4 and 16 नॉट। आगे जाके एक भी सेम चीज़ के लिए सेम होगी नहीं। और उन्होंने ऐसा बोला था सभी n के लिए, दैट मीन्स सभी कंपोनेंट के लिए सेम होना चाहिए। वो तो पॉसिबल हुआ नहीं, तो ऑल ओवर हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, गलत है। समझ में आया कि नहीं? ओके, दोनों कंपोनेंट सेम एक ही बार आए, पर उन्होंने बोला एक बार नहीं, हर एक जगह पे आने चाहिए। नॉट पॉसिबल। दूसरा स्टेटमेंट उन लोगों ने ऐसा बोला कि अगर मेरा ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ, तुमने जो ए बी चूज किया वो बिलोंग्स टू आर आया। ओके, दैट मीन्स इंप्लाइज, उसको उल्टा करो कि आगे पीछे करो वो फिर भी आर में ही होना चाहिए।
दैट मीन्स इसी कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। एज लाइक, अब हमें 1 1 वाला नहीं लेना है, वो सब में सेटिस्फाइड करता ही है। तो एज लाइक एग्जाम्पल, पहले ये सेटिस्फाइड हुआ ऐसा कि मैं b इज इक्वल टू 2 ले लूँ, तो अब आप जानते ही हो a इज इक्वल टू 4 आएगा। तो पैर मेरी क्या बनी, पहले a फिर b, फॉर 2 बिलोंग्स टू r। तो ये तो ओके है, क्योंकि ये भी चूज करना था, मैंने कर लिया, इसका स्क्वायर ये बनता है, क्वेश्चन सेटिस्फाइड है, ओके। उसके बाद उन्होंने इम्प्लाइज बोला है, कब उसको उल्टा करो, तो 2 आगे 4 पीछे, तो क्या इसका स्क्वायर ये है, उल्टा करना है, मतलब कंडीशन तो क्वेश्चन की सेटिस्फाइड ही होनी चाहिए। मैंने a की जगह पे b कर दिया, b की जगह पे a कर दिया, तो 4 पीछे चला गया, 2 आगे आ गया, तो 4 का स्क्वायर तो 16, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, तो है 16 नहीं 2 है, तो ये कंडीशन डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगी। अगर मैं 3 और 9 लेता तो पहले वाली ओके है, 9 3, बस उल्टा कर दूं 3 9, तो 9 का स्क्वायर 81 आगे आना चाहिए, हमारे पास आएगा 3, तो सीधा तो सही होता है, पर उल्टा करने जाए तो कंडीशन स्क्वायर वाली बैठती नहीं है, तो ऑल ओवर ये भी चीज़ क्या हो गई, फॉल्स, गलत है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। ए भी चूज करते हैं, पर उल्टा करने जाए तो क्वेश्चन में ऐसा बोलना है कि भाई a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो पहला कंपोनेंट a समझ ले, तो वो b का स्क्वायर नहीं होता, अंडर रूट हो जाता है, स्क्वायर की जगह पे क्या मिलता है, अंडर रूट, इसीलिए नॉट सेटिस्फाइड। नंबर 3 ऐसा बोला है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ओके, फिर दूसरा चूज करो बी सी बिलोंग्स टू आर, ओके, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। पहली जो दो बोली है वो तो सेटिस्फाइड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो तो क्वेश्चन है, पर अगर वो दोनों सेटिस्फाइड है तो तीसरी सेटिस्फाइड होती है, ऐसा। तो पहले ये भी तो हम हमारी मर्जी के मालिक है, हम डिसाइड करेंगे, ओके। चलो, तो b इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 4, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फॉर 2 बिलोंग्स टू r, तो पहली वाली ओके, मैंने b2 लिया और a4 लिया। अब दूसरी में क्या है, ओके, कि भाई जो bc है, ओके, क्या है, bc है, ओके, तो उसका मीनिंग क्या, जो ये लूँ उसका स्क्वायर ये आना चाहिए, ओके। चलो, तो इधर मतलब कि b क्या था, 2 था, क्या था, 2, ओके। चलो यहाँ पे ध्यान दो, तो 4 2 लिया, ओके। अब दूसरी एक चीज़ सिलेक्ट करता हूँ, ले लेते हैं, चलो सेम थिंग, पहले c डिसाइड करना पड़ेगा, चलो c इज इक्वल टू 4 ले लूँ, ओके, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, 16 आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर होगा ना, जो पीछे लूँगा वो आगे का स्क्वायर है। तो कंडीशन क्या हुई, ओके, कि यहाँ पे आंसर मतलब आया पहले 16 और फिर 4, क्या आया 16 और 4, पर हमको 16 और 4 ले लिया है ना, एक मिनट रुको, क्योंकि हम पैर सेट करके ही लेते हैं तो प्रॉब्लम ना हो, ओके, प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। टू 4 आ गया, तो थोड़ा अलग ले रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहे, तो 2 4 सही है। चलो यहाँ पे अब मतलब कि ले लेते हैं c को 3 ले ले, तो b आएगा 3 का स्क्वायर 9, ओके, ठीक है। चलो, तो अभी 9 आगे और 3 पीछे, बिलोंग्स टू r, सही है, 9 और 3 की पेयर सेट की। अब उसमें से a चूज करो और उसमें से c चूज करो एंड देन कंपेयर दैट, इज दैट राइट, ओके। चलो, a क्या है, 4, c क्या है, 3, तो क्या 3 का स्क्वायर 4 होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू r, ओके। अगेन चेक कर लेते हैं, मैंने b2 लिया और a4 लिया, तो आंसर आया 4 2, ओके, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या 4 और 3 चूज करूँ तो 3 का स्क्वायर 4 होता है, नहीं, 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 9, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। दो सही लिए तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो मांगा था वो लिया, तो उसमें उसका स्क्वायर बनता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। तीनों के तीनों गलत है, क्या है, तीनों के तीनों गलत है। हमें तीनों के तीनों अच्छे से समझाने थे, दिखाने थे कि भाई तीनों के तीनों गलत हैं,
ओके, ऐसा बोला नहीं था पर है गलत, तो क्लियरली लिख दिया। चलो आगे की बात करते हैं। सम नंबर 10, समझने में थोड़ा टाइम लगे ऐसा सम था, कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ नहीं थी। सम नंबर 10 में आपको दिया हुआ है, ए दिया है 1 2 3 4। चलो पहले पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। ए है 1 2 3 4, बी है 1 5 9 11 15 16, और एफ फंक्शन है उसकी पेयर है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। आर द फॉलोइंग ट्रू? क्वेश्चन मार्क किया है, ट्रू है कि फॉल्स है। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या एफ का कुछ ए टू बी के साथ रिलेशन है? डायरेक्टली तो नहीं पता, एफ देख के पता चलता है उन लोगों ने ए क्रॉस बी किया हो तब जाके कुछ रिलेशन बन। ए क्रॉस बी में पहला कंपोनेंट ए, 1 के साथ सब कुछ 1 5, तो 1 5 उसमें आ जाए, 2 के साथ सब कुछ में 2 9 भी आ जाए, 3 के साथ सब कुछ में 3 1 भी आ जाए, 4 के साथ सब कुछ में 4 5 भी आ जाए, ओके, और 2 के साथ सब कुछ लिया था उसमें 11 भी आ जाए। तो अगर ए क्रॉस बी ले तो रिलेशन बनता है। क्या बनता है? रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या बनता है कि भाई एफ है, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर 1 में एफ पूरा का पूरा ए क्रॉस बी का सबसेट है। क्या है? सबसेट। एफ पूरा ए क्रॉस बी में आ जाता है। तो क्या है? फ्रॉम एफ इज ए रिलेशन टू ए टू बी। यस, आंसर तो इतना लिखना है, ये पूरा दिखाना नहीं है कि सबसेट है कि नहीं है, पर जस्ट नंबर 1 में रिलेशन है। पर क्या रिलेशन है? तो तुम्हारा एफ पूरा का पूरा ए क्रॉस बी में आज, क्योंकि ए क्रॉस बी तो बहुत बड़ा है, ऊपर 4 कंपोनेंट नीचे 6 जाओ 6 जा 4 24 कंपोनेंट, इसके अंदर ये पांचों के पांचों आ जाते हैं। ओके, दूसरा है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन है तो फंक्शन के लिए 2.3 के स्टार्टिंग में ही पहला सम दिखा था कि फंक्शन के लिए क्या कि पहला कंपोनेंट डोमेन दिखाता है, उसमें कुछ रिपीट होना चाहिए नहीं, रेंज में रिपीट हो तो चलेगा। तो 1 2 3 4 अगेन 2 आया तो नो, नहीं है। ओके, क्योंकि डोमेन में 2 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम, वो नॉट पॉसिबल हो गया। क्या हुआ? नॉट पॉसिबल, तो वो सेम है नहीं। क्लियर? ओके, तो ये हो गया नंबर 1 रिलेशन है। ओके, नंबर 1 दोनों के बीच में, पर नंबर 2 में फंक्शन जो बोला है वो है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 11। चलो 11 में क्वेश्चन ऐसा है, एफ बी द सबसेट ऑफ जेड टू जेड, जेड क्रॉस जेड, मतलब कि जेड में से वैल्यू चूज करनी है आपको। एफ की पेयर इस तरह से कि पहला कंपोनेंट में ए बी का मल्टीप्लिकेशन, दूसरे में ए बी का प्लस, ए और बी दोनों बिलोंग्स टू जेड है, जेड में से लेना है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई और आंसर। फंक्शन है कि नहीं वो पूछा। फंक्शन के लिए तो हमें वही चेक करना है कि डोमेन में कोई चीज़ रिपीट होनी चाहिए नहीं। चलो हमको जेड में से सब कुछ चूज करना है तो मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ, नेगेटिव भी ले सकता हूँ। तो एज लाइक एग्जाम्पल मैं करता हूँ a इज इक्वल टू 2 चूज करूँ और b इज इक्वल टू 3 चूज करूँ, तो मेरे पास फ्यूचर में आंसर लिखने के लिए ए बी का मल्टीप्लिकेशन तो 3 ज़ा 2 6 और a प्लस बी तो 3 प्लस 2 5। क्या आएगा? 3 प्लस 2 5। ओके, डन। दूसरा एक एग्जांपल ले लूँ, a इज इक्वल टू -2 ले लूँ, ओके, और b इज इक्वल टू -3 ले लूँ। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन -2 इंटू -3 6, माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, और a प्लस बी ये सम है तो -2 -3 तो -5, सम में ऐसा। तो फ्यूचर में मेरा फंक्शन एफ, ऐसे तो बहुत सारे आंसर आएंगे, मैंने 2 एग्जांपल लेके चेक किया है। तो ए बी इंटू ऐसी पेयर बना के, तो पहले ये दोनों लिए तो मेरे को आंसर मिला 6 5, दूसरा लिया तो आंसर मिला 6 -5,
तो 6 है वो डोमेन हुआ और 5 और -5 वो रेंज हुआ। और फंक्शन के लिए डोमेन में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पर हुआ। वैल्यू भी मैंने अलग अलग ली, 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव, फिर भी बार बार 6 आया ना। ओके, तो नॉट फंक्शन। मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिया था कि फंक्शन ना बने। ऐसे बहुत है, आपको समझ में आया ना। जो ऊपर लो वही नीचे 2 चीज़ रिपीट करो प्लस की जगह माइनस करके, तो 110% आपको उसी तरह से डोमेन में बार बार वही चीज़ मिलेगी। तो फंक्शन नहीं है। और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, बिल्कुल इजी है, अच्छे से पता चल जाए ऐसा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बोलो क्लियर? ये ऐप तुम्हारा क्या है? फंक्शन का जो एग्जाम्पल मांगा था उसके हिसाब से फंक्शन नहीं। लास्ट एग्जाम्पल 12, पीछे के 3-4 सम है वो आपको सोचने के लिए थोड़ा मजबूर करे ऐसा है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। ये है 9, 10, 11, 12, 13। ये क्या है? 9, 10, 11, 12 एंड 13, 5 कंपोनेंट है। ए फ्रॉम ए टू एन, एफ ऑफ एन हाइएस्ट प्राइम फैक्टर। एफ ऑफ एन में ऐसा है हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। फाइंड द रेंज ऑफ एफ। हमें क्या ढूंढना है? रेंज ढूंढनी है। चलो, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर, तो पहले अगर मैं 9 लिखूं तो 9 के डिवाइजिबल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसके बाद हाईएस्ट प्राइम फैक्टर डिसाइड करते हैं ना। तो 9 के एक तो 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 9 है। अभी मैं जब f में 9 लिखूं कि 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो बोलो इसमें से 1 तो है नहीं प्राइम फैक्टर, 9 भी नहीं है, तो 3 हाईएस्ट में कौन बचा? 3। हमें पीछे से आगे आना, छोटा 1 होता तो भी नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि वो 3 से छोटा है। चलो, दूसरा जब 10 के कंपोनेंट बनाऊँ तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा एंड 10 खुद आएगा। पर जब f ऑफ 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढने जाओ तो 10 खुद तो प्राइम फैक्टर है नहीं, 5 है, तो 5 आ गया। फिर 2 और 1 को चेक नहीं करने का, ओके, क्योंकि वो 5 से तो छोटे ही है। तीसरा 11 का चेक करो तो 2 ही, 1 एंड 11 खुद, तो f ऑफ 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11। फिर 12 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, इतने सारे कंपोनेंट है। तो f ऑफ 12 का हाईएस्ट, तो 12 प्राइम फैक्टर नहीं है, 6 नहीं है, 4 नहीं है, 3 है, तो हाईएस्ट में 3 ही आएगा। बाकी सब प्राइम फैक्टर नहीं थे, बड़े तो है। और लास्ट में 13 के भी 11 के जैसा 2 ही कंपोनेंट, 1 एंड 13। तो बताओ f ऑफ 13, तो उसका खुद 13 आएगा। क्लियर? चलो, सभी के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मिल गए। अब आपको उसकी रेंज लिखनी है, तो रेंज R इज इक्वल टू सबका आंसर, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो पहला 3 है, दूसरा 5 है, फिर 11 है, 3 ऑलरेडी आ गया, रहने दो, और उसके बाद 13 है। दिस इज द आंसर। 3, 5, 11 एंड 13। हमको रेंज पूछी थी, सबका पहले आंसर रेडी किया, ये नहीं पूछा था। ये हमने अपनी सेफ्टी के लिए किया कि भाई क्वेश्चन के बाद आंसर लिखने में गलती ना हो, वरना आप दिमाग में अपने आप सोच सकते हो तो सीधा ये आंसर चलेगा। पर फिर भी सीखने के लिए ये लिखे और इसमें से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढें। बोलो, अच्छे से समझ में आ गया सभी को? ओके, बिल्कुल इजी है, क्लियर है और पता चल जाए इसे कंप्लीट। इसी के साथ बेटा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म। टोटल हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए 1, 2, 3 सीक्वेंस में, और अभी सीक्वेंस ही मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।